आज हम क्रिया टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का क्या अर्थ होता है, वो आज हम जानकारी लेंगे। ऐसे विकारी शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना या किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध हो, किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिखा मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, तो इसमें जो रहा है वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। मैं बोलता हूँ पुस्तक मेज पर पड़ी है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो इसमें पड़ी है ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। मैं बोलूँ वह गधा है, तो गधा में जो है इस है में क्रिया के रूप को प्रकट कर रहा है, मतलब होने के अर्थ को प्रकट कर रहा है। उसके बाद में मैं लिखता हूँ सुमन सुंदर है, तो इसमें भी है का यानी कि होना के क्रिया के भाव को बोध करा रहा है, तो इसमें भी जो है वो क्रिया के पद को महत्व दे रहा है। उसके बाद में होता है वर्षा हो रही है, तो ये सब जो है वो क्रिया के उदाहरण है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है, अर्थात क्रिया के अभाव के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। क्रिया का होना वाक्य में बहुत ही जरूरी होता है। तो क्रिया को ही धातु कहते हैं, और धातु हम 5 प्रकार की पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मूल धातु। क्रिया के मूल अंश को ही धातु कहते हैं, अर्थात मूल धातु कहते हैं। मूल धातु कौन कौन सी होती हैं आज हम बात करते हैं। मूल धातु, और मूल धातु में हम पढ़ते हैं जैसे ऊट हो गया, चल हो गया, पट हो गया, लिख हो गया और खा हो गया। ये होती है मूल धातु, यानी कि क्रिया की मूल धातु होती है। धातु के 5 प्रकार, मूल धातु, उसकी दूसरी होती है सामान्य धातु। दूसरी क्या होती है, सामान्य धातु। तीसरी होती है व्युत्पन्न धातु। क्या होती है, व्युत्पन्न धातु। चौथी होती है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु जो होती है मतलब किसी संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर क्रिया के रूप को प्रकट करता है, उसको सम्मिश्र धातु कहते हैं। नाम धातु क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अवयव के साथ प्रयुक्त होती है, उसको नाम धातु क्रिया कहती है। सम्मिश्र धातु में मैं कहता हूँ, सम्मिश्र धातु में संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण के साथ क्रिया का जो रूप प्रकट होता है उसको सम्मिश्र धातु कहता है। 5वीं हम पढ़ते हैं नाम धातु। और नाम धातु ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया होती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो हमने 5 प्रकार की जो है वो क्रिया पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ी है मूल धातु, दूसरी पढ़ी है सामान्य धातु, तीसरी व्युत्पन्न धातु, चौथी सम्मिश्र धातु और 5वीं नाम धातु। तो अब सामान्य धातु के बारे में चर्चा करते हैं कि मूल धातु के अंत में यदि न जोड़कर हिंदी की सामान्य क्रिया या धातु बनी जाती है तो उसको सामान्य धातु या सामान्य क्रिया के नाम से जाना जाती है। जैसे मैंने मूल धातु में जैसे यहाँ पर ऊट, चल, पढ़, लिख और खा लिखा है, इसके पीछे यदि मैं ना जोड़ देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया उठना, चलना, पढ़ना, लिखना और खाना, इसके पीछे यदि मैंने ना शब्द जोड़ दिया तो ये हो गई सामान्य धातु या सामान्य क्रिया। ठीक है, मतलब जिस मूल धातु के अंत में न जोड़कर हिंदी की सामान्य क्रिया सामान्य धातु बन जाती है उसे सामान्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। मूल धातु के अंत में, मूल धातु के अंत में यदि मैंने न जोड़ दिया तो सामान्य धातु या सामान्य क्रिया कहलाती है। तीसरी हमने पढ़ा था व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु क्या होता है कि एक ही मूल धातु के अंत में
अलग अलग प्रत्यय लगाकर जो क्रिया रूप बनाई जाती हैं उसे व्युत्पन्न धातु के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने पढ़ बताया, पढ़ क्या है? पढ़ मूल धातु है। मैंने पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया? सामान्य धातु। मैं कहता हूँ पढ़ता, पढ़ता हुआ, पढ़कर, पढ़ेगा, पढ़िएगा, पढ़ो, तो ये क्या हो गया? ये सब व्युत्पन्न धातु हो गई। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई पढ़ हो गया, पढ़ का मैंने लिख दिया पढ़ना, इसके मैंने लिख दिया पढ़ता, पढ़ता हुआ, पढ़कर, पढ़ेगा, पढ़िएगा या पढ़ो। तो जिस भी मूल धातु के अंत में अलग अलग प्रत्यय लगाकर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ के बारे में बताया था, पढ़, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ता हुआ, पढ़कर, पढ़ेगा, पढ़िएगा या पढ़ो। मतलब किसी भी मूल धातु के अंत में अलग अलग प्रत्यय लगाकर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। चौथी है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु में हमने बात की थी कि संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को अव्यय के नाम से जाना जाता है। शब्दों के अंत में करना, होना या आना शब्द जोड़कर जो क्रियाएं बनी जाती हैं उन्हें सम्मिश्र धातु कहते हैं। जैसे सबसे मैं पहले बात करता हूँ काम। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? काम। अब मैंने क्या बोला कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के अंत में करना, होना या आना शब्द जोड़कर जो क्रिया बनी जाती हैं उन्हें सम्मिश्र धातु कहते हैं। क्या जोड़ना? करना, होना या आना। यदि मैं जोड़ दूं तो आपके पास वो जो सम्मिश्र धातु होगी। किसके पीछे? संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के पीछे करना, होना या आना शब्द जोड़कर जो क्रिया बनी जाती हैं उन्हें सम्मिश्र धातु कहते हैं। सबसे पहले मैंने लिया काम। मैंने किया काम करना, मैंने लिख दिया काम होना और काम आना। तो ये क्या हो गई? ये सम्मिश्र धातु हो गई। फिर मैंने लिया बात। बात करना, बात होना, बात आना। बात आना वैसे बनेगा नहीं। उसके बाद में चोरी, चोरी करना और चोरी होना। तो ये क्या होगी? ये होगी सम्मिश्र धातु। और आगे जो होगी वो होगी पांचवी, और पांचवी होगी तो आपके पास में होगी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया पद बने जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और नाम धातु क्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा से बनने वाले शब्द जो नाम धातु क्रिया होती है। जैसे सबसे पहले मैंने शब्द लिया हाथ। हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। जूता, जूता से बनेगा जुतियाना। उसके बाद में लात, लात से लतियाना। कर्मा से कर्माना। लज्जा से लजाना। ये सब है नाम धातु क्रिया आती है, संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया है। टक्कर से टकराना। शर्म से शर्माना। आलस से अलसाना। डर से डरना। धिक्कार से धिक्कारना। चक्कर से चकराना। गाली से गलियाना। तो ये जो शब्द हैं, जो सब मूल शब्द हैं और संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया हैं। जैसे आगे मैं और बात करता हूँ। बात से बतियाना। चपत से चपतियाना। फिल्म से फिल्माना। दुख से दुखाना।
रंग से रंगना, जूट से जुठलाना, गांठ से गांठना, लालच से ललचाना, खर्च से खर्चना, त्याग से त्यागना, फटकार से फटकारना। ये सब जो हो गई संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं हो गई। मैंने क्या पढ़ा नाम धातु क्रिया के बारे में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के अंत में क्रिया पदों से बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रियाएं हैं। तो ये तो हो गई संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। अब हम बात करेंगे सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं, सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। ठीक है। अब सर्वनाम से बनने वाली सबसे पहले मैं कहता हूँ मैं, ये हो गया सर्वनाम। और इससे जो क्रियाएं बनती हैं वो होगी मिमियाना। उसके बाद में होते अपना, अपना से अपनापन। तो सर्वनाम से नाम धातु क्रियाएं दो बनती हैं। उसके बाद में सबसे पहले है मैं से मिमियाना और अपना से अपनापन। सर्वनाम से दो नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। संज्ञा से 10-20 शब्द हैं, सर्वनाम से बनने वाली दो नाम धातु क्रियाएं हैं। और विशेषण से भी 7-8 हैं वो नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। तो सबसे पहले विशेषण में सबसे पहले लिखते हैं विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। सबसे पहले हम लेते हैं मोटा विशेषण है और इससे जो संज्ञा बनेगी क्रिया बनेगी वो होगी मुटियाना। दूसरी होगी 60, इससे हो जाएगी सठियाना। तीसरी होगी दोहरा, इससे हो जाएगी दोहराना। चौथी होगी गरम, इससे हो जाएगी गरमाना। फिर होगी नरम, इससे हो जाएगा नरमाना। फिर हो जाएगा चिकना, इससे हो जाएगा चिकनाना। आगे हो गया उजड़ा, इससे हो जाएगी उजड़ाना। तो ये मोटा, 60, दोहरा, गरम, नरम, चिकना, उजला, ये सब जो है वो विशेषण है। और विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं हैं सटियाना, दोहराना, गरमाना, नरमाना, चिकनाना, उजलाना। उसके बाद बात करते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार में सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की। पहली होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। दूसरी क्या होती है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक तो आपके पास में होते हैं पूर्ण अकर्मक, मैं इधर लिख देता हूँ, पूर्ण अकर्मक, और एक होती है अपूर्ण अकर्मक। एक होती है पूर्ण अकर्मक, एक होती है अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक की बात करता हूँ तो पहली होती है एक कर्मक, दूसरी होती है द्विकर्मक। पहली होती है एक कर्मक, दूसरी होती है द्विकर्मक। ये होते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अकर्मक क्रियाएं, दूसरी होती है सकर्मक क्रियाएं। इसमें अकर्मक क्रिया के भी दो भाग हैं। एक होती है पूर्ण अकर्मक, दूसरी होती है अपूर्ण अकर्मक। फिर होती है सकर्मक। सकर्मक में एक होती है एक कर्मक, दूसरी होती है द्विकर्मक। फिर होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मेनली तो 4-5 ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके भी 10 भेद हैं लगभग। तो रचना के आधार पर बात करते हैं। रचना के आधार पर सबसे पहले होती है सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया हमने पढ़े थी कि भाई मूल धातु के अंत में यदि ना जुड़ जाता है तो सामान्य क्रिया हो जाती है। उसके बाद होती है सहायक, उसके बाद होती है पूर्वकालिक, चौथी होती है तात्कालिक,
5वीं होती है प्रेरणार्थक, 6वीं होती है सजातीय, 7वीं होती है असमापिकी, 8वीं होती है संयुक्त क्रिया, 9वीं होती है रंजक क्रिया। ये होती है रचना के आधार पर। क्रम के आधार पर मैं 2 प्रकार की पढ़ी थी, अकर्मक और सकर्मक। इनमें भी 2 होते हैं, एक तो पूर्ण अकर्मक और एक अपूर्ण अकर्मक, और सकर्मक होती है एक कर्मक और द्विकर्मक। रचना के आधार पर 9 प्रकार पढ़ा है, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक, तात्कालिक, प्रेरणार्थक, सजातीय, असमापिकी, संयुक्त क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। तीसरे हम पढ़ेंगे काल के आधार पर। इसके आधार पर पढ़ेंगे काल के आधार पर, और काल के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है भूतकालिक क्रिया, दूसरी होती है वर्तमानकालिक, तीसरी होती है भविष्यकालिक। तो ये काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार हैं, एक है अकर्मक, दूसरी है सकर्मक। इसमें एक हमने पढ़ा था पूर्ण अकर्मक और दूसरी है अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक इसमें पढ़ा था एक कर्मक और द्विकर्मक। सबसे पहले हम पढ़े अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्म की अपेक्षा न रखता, क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्ता पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन प्रथा के अनुसार प्रयुक्त होते हैं और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया में कर्म का कोई रोल नहीं होता है, क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, अकर्मक क्रिया के मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। फिर मैं लिखता हूँ राम हंसता है, राम हंसता है। सीता हंसती है, सीता हंसती है। मैं लिखता हूँ लड़के, लड़के दौड़ रहे हैं। तो ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। अकर्मक क्रिया के 2 भेद पड़े थे, एक तो पूर्ण अकर्मक और एक अपूर्ण अकर्मक। तो पूर्ण अकर्मक की बात करते हैं जिस वाक्य में क्रिया पूरक की अपेक्षाएं न रखती हैं, तो बिना किसी पूरक के भी अपनी पूर्णता प्रकट कर लेती हैं, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहती हैं। मतलब इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो पूरक की अपेक्षाएं नहीं रखती हैं। तो उनमें हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहली होगी रोना, हंसना, आना, जाना, जागना, जीना, मरना, भागना, भौंकना, रेंगना, नहाना, नाचना, डरना, टहलना, घूमना, गिरना, चकराना, उड़ना, सीखना, तैरना, चमकना, दौड़ना, उठना, बैठना, उलझना, लज्जाना, शर्माना। तो आदि सब जो क्रिया होगी सदैव पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हो गई, जिसमें किसी पूरक की आवश्यकताएं, मतलब पूरक की आवश्यकता न रखती हैं, बिना किसी पूरक के भी अपनी पूर्णता प्रकट कर लेती हो, उसे पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ,
चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं। तो इसमें जो उड़ना है ना, उड़ना, वो होगी सदैव पूर्ण आक्रमक। दूसरा मैं जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। उड़ना क्रिया क्या होगी? पूर्ण आक्रमक क्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे आकाश में उड़ रही हैं, तो इसमें सकर्मक नहीं होगी, इसमें अकर्मक होगी। चाहे कहाँ पर भी उड़ो, आकाश में उड़ रहे हो, चाहे मैदान में उड़ रही हो, कहाँ पर भी उड़ो, यदि चिड़िया उड़ रही हैं तो जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। आगे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पतंग उड़ रही हैं, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। आगे शब्द जैसे एक शब्द लिख रहा हूँ, शब्द क्या वाक्य लिख रहा हूँ, राम पतंग उड़ा रहा है। राम क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें पतंग हो गया, वो कर्म हो गया, और कर्म किस में आता है? सकर्मक क्रिया में आते हैं। तो राम पतंग उड़ा रहा है, इसमें सकर्मक क्रियाएं हो जाएगी। जैसे मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ, बच्चे साइकिल दौड़ा रहे हैं। क्या दौड़ा रहे हैं? साइकिल दौड़ा रहे हैं। तो इसमें साइकिल कर्म हो गया, यानी कि इसमें सकर्मक क्रिया हो गई। जैसे मैं ये बोल दूं कि साइकिल दौड़ रही है, साइकिल दौड़ रही है, तो इसमें दौड़ना क्या हो गया? दौड़ना यहाँ पर सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक ही होगा, क्योंकि साइकिल दौड़ रही है। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। तो इसमें दौड़ रहे हैं क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। अब बच्चा कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में दौड़ रहा है। मैंने बोला था यदि मैदान में दौड़ो, आकाश में, यदि कहीं पर भी दौड़ो, लेकिन यदि दौड़ क्रिया आ गई तो हमेशा अकर्मक ही होगी। यह क्या होगी? पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। दूसरी होती है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। जिस वाक्य में क्रिया अपनी पूर्णता प्रकट करने के लिए पूरक की अपेक्षा रखती हैं तथा बिना पूरक के वाक्य अधूरा लगे, वह अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और हमेशा अपूर्ण अकर्मक क्रिया की मतलब उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बनाना, होना या निकलना हमेशा अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? अपूर्ण अकर्मक क्रिया बनना, होना या निकलना, ये हमेशा अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वह थानेदार बनेगा। मैंने क्या बताया कि बनना, होना या निकलना हमेशा पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं बोलता हूँ वह थानेदार बनेगा, इसमें बनेगा क्या हो गई? अपूर्ण अकर्मक हो गया। मैं बोलता हूँ वह बीमार है, वह बीमार है, तो इसमें जो है वो किसको दर्शाता है? होना को दर्शा रहा है, तो इसमें यह भी क्या होगी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। मैं बोलूँ वह तो मूर्ख है, वह तो मूर्ख निकला, तो इसमें निकला क्या हो गया? अपूर्ण अकर्मक हो गया। फिर मैं बोलूँ राजन सुंदर है, राजन सुंदर है, तो यहाँ पर जो है वो होने के भाव को दर्शा रहा है, तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया के परिभाषा क्या है? तो जिस वाक्य में क्रिया अपनी पूर्णता प्रकट करने के लिए पूरक की अपेक्षा रखती है, अर्थात बिना पूरक के वाक्य अधूरा लगे, वह अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया क्या होती है? कि वह वाक्य जिसमें क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता जो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे सकर्मक क्रिया कहता है। यानी कि वह क्रिया जिसमें क्रिया कर्म का होना जरूरी होता है, यानी कि जो क्रिया का जो प्रभाव होता है वह कर्म पर होता है, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयुक्त होना और सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, धोना, खाना,
और पीना, ये सब जो क्रियाएं हो गई वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे हम सकर्मक क्रिया के मैंने बताया था कि भाई जो कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती है, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं वो कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती हैं। और हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक होती है एक कर्म क्रिया और एक होती है द्विकर्म क्रिया। सबसे पहले हम एक कर्म क्रिया वाले उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, गाय घास चर रही है। और उदाहरण लेते हैं, सोन गीत गा रहा है। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। राहुल बाजार से सेव एवं केले खरीद लाया। सीता कहानी उपन्यास तथा निबंध लिख रही है। तो सबसे पहले हम उदाहरण लिया, गाय घास चर रही है। तो इसमें गाय है वो क्या चर रही है? घास चर रही है। तो इसमें घास होगा वो कर्म हो गया, चरना हो गया क्रिया। आगे वाला है सोन गीत गा रहा है। क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। तो इसमें कर्म को एक कर्मक है। वैसे सकर्मक क्रिया होगी तो इसमें कर्म क्या है? एक कर्मक है, तो एक कर्मक क्रिया हो गई। आगे वाले शब्द में बोलो कि वाक्य बोलो कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? कहानी पढ़ रहा हूँ। तो इसमें कहानी क्या हो गया? कर्म हो गया। आगे वाले शब्द में बोलूँ कि राहुल बाजार से सेव एवं केले खरीद लाया। राहुल बाजार से सेव एवं केले खरीद लाया। क्या खरीद लाया? सेव एवं केले। तो ये सेव और केले यहाँ पर दो कर्म में हो गया। सेव और केले या वो यूनिट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? यूनिट को दर्शा रहा है। ये एक कर्म में होगा, लेकिन इसमें भाई क्या खरीद लाया? सेव और केले खरीद लाया। तो सेव और केले एक कर्म को दर्शा रहा है। उसके बाद में सीता कहानी उपन्यास तथा निबंध लिख रही है। सीता क्या लिख रही है? कहानी उपन्यास और निबंध। तो इसमें जो तीनों जो है, सीता कहानी उपन्यास तथा निबंध, ये तीनों एक यूनिट को दर्शा रहे हैं, यानी कि इसमें कर्म होगा वो एक ही होगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म हो। इस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और इन कर्मों में प्रथम कर्म होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, द्वितीय कर्म होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूँ, शब्द के एक वाक्य ले रहा हूँ, राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? श्याम को दी। तो इसमें मैं आपको पहचाने की ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई जिसमें क्या का उत्तर आ रहा हो वो तो होगा प्रत्यक्ष कर्म, और किसे या किसको दी वो होगा अप्रत्यक्ष कर्म। वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर्म। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? श्याम को दी। तो जिसमें श्याम जो है वो तो होगा अप्रत्यक्ष कर्म, और जो पुस्तक होगा वह यहाँ पर होगा प्रत्यक्ष कर्म। और प्रत्यक्ष कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव होता है, और जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है हमेशा सजीव होता है। यहाँ पर श्याम है, आपके पास में सजीव है, और पुस्तक क्या है? निर्जीव है। यानी कि पुस्तक हो गया आपके पास में प्रत्यक्ष कर्म और श्याम हो गया अप्रत्यक्ष कर्म। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मालिक ने नौकर को तनख्वाह दी। माली ने नौकर को क्या दी? तनख्वाह दी। किसको दी? नौकर को दी। मैंने बोला था कि किससे या किसको कह दी भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो आपके पास में होगा अप्रत्यक्ष कर्म। क्या दी? तनख्वाह दी। तो ये हो गया आपके पास में प्रत्यक्ष कर्म। जैसे एक और उदाहरण ले रहे हैं, संगीता ने राधा को गिफ्ट दिया। संगीता ने राधा को गिफ्ट दिया।
किसको दिया? राधा को दिया। क्या दिया? गिफ्ट दिया। क्या का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये कौन सा कर्म हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर्म। किससे या किसको दिया? राधा को दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास में अप्रत्यक्ष कर्म। आगे मैं और उदाहरण ले रहा हूँ। अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाते हैं। अच्छा, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इसमें व्याकरण क्या हो गया? व्याकरण क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर्म हो गया। और छात्र क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर्म हो गया। और अप्रत्यक्ष कर्म हमेशा सजीव होता है और जो प्रत्यक्ष कर्म होता है हमेशा निर्जीव होता है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले क्या या किसे शब्द यदि प्रयुक्त हो तो वो हमेशा जो होगा अप्रत्यक्ष कर्म होगा। और क्या का यदि भाव प्रकट हो रहा हो तो वो हमेशा प्रत्यक्ष कर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई द्विकर्मक क्रिया पूरी, मतलब एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएँ पूरी हो गई। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। तो इसमें ये वर्तमान कालीन के वाक्य यानी कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहा है। तो वर्तमान कालीन जो वाक्यों में है वो क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो ये वर्तमान कालीन का वाक्य है। सीता पुस्तक पढ़ रही है तो ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। तो इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। जैसे मैं बोल दूँ कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें भाई क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो किसके अनुसार आया? राम के अनुसार आया। सीता पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें जो पढ़ रही है वो किसके अनुसार आया? सीता के अनुसार आया। ये वर्तमानकालीन वाक्यों में जो क्रियाएँ होती हैं वो कर्ता के अनुसार आती हैं। जैसे मैं शब्द एक और वाक्य लूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें दोनों वाक्यों में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आएगी। ये वाक्य कौन सा है? भूतकालीन वाक्य है। और भूतकालीन वाक्य में जो क्रियाएँ होती हैं वो कर्म के अनुसार आती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि राम ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी, तो ये भूतकालीन वाक्य है, तो राम के अनुसार यहाँ पर क्या आएगी? भूतकालीन वाक्य में क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार आएगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग का भाव बोध करा रहा है, तो पुस्तक पढ़ी। सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो वह कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हो, चाहे वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। भूतकालीन वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। तो ये हमारे कर्म के आधार पर हमने वो पूरा पार्ट हो गया। आगे हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या पढ़ते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है कि जिस वाक्य में क्रिया का एक कार्य होने के बाद तुरंत यदि दूसरा, तुरंत नहीं, उसके कार्य के होने के बाद यदि कोई कार्य हो रहा हो तो पूर्वकालिक क्रिया के भाव का बोध कराता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि सलमान जहर खाकर मर गया। सबसे पहले सलमान ने जहर खाया और जहर खाने के बाद में मर गया। मतलब पहला कार्य हो रहा है, उसके तुरंत बाद ना होकर उसके थोड़ी देर बाद दूसरा काम हो रहा है, क्योंकि सलमान ने पहले जहर खाया और फिर वो मर गया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। दूसरी बात मैं कहूँ कि भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। तो पहले दुर्योधन जो है भीम जो है दुर्योधन की छाती पर पहले चढ़ने का कार्य कर रहा है और दूसरा बैठने का कार्य कर रहा है। तो इसमें यानी कि
चढ़ने और बैठने में यानी कि कुछ मतलब समय में अंतराल हो रहा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया को दर्शा रहा है। पहला है वो चढ़ रहा है, उसके बाद में बैठ रहा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में आगे वाली जो क्रिया है वो होती है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में क्रियाएं तत्काल में दो क्रिया संपन्न हो, मतलब एक कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, उसे तात्कालिक कार्य कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सलमान जहर खाकर मर गया, इसके यदि आप तात्कालिक क्रिया बनाओगे तो सलमान जहर खाते ही मर गया। पहले जहर खाने का काम किया, उसके बाद में मरने का काम, मतलब जहर यानी कि तुरंत क्रिया का प्रभाव हो तो वह तात्कालिक क्रिया होती है। मैं लिख देता हूँ सेंटेंस, सलमान जहर खाते ही मर गया। ये क्या हो गई? तात्कालिक क्रिया। और यदि हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हैं तो सलमान जहर खाकर मर गया, ये तो हो गया पूर्वकालिक क्रिया। और सलमान जहर खाते ही मर गया, ये हो गया तात्कालिक क्रिया का उदाहरण। भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया का। मैं कहता हूँ भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ते ही बैठ गया, तो ये क्या हो गया? तात्कालिक क्रिया का उदाहरण हो गया। हम पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें जो कर्ता होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक कर्ता और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक कर्ता। मतलब प्रेरणार्थक का अर्थ क्या हो गया? जिसको प्रेरणा देते हैं कि भाई ये तू काम कर। प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा दे रहा है, एक होता है प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा दे रहा है, एक होता है प्रेरित कर्ता जिसे प्रेरणा मिल रही है। इसमें दो कर्ता होता है, एक तो क्या उसमें होता है प्रेरण कर्ता, दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। प्रेरण कर्ता मतलब जो प्रेरणा दे रहा है। प्रेरित कर्ता क्या होते हैं? जिसे प्रेरणा मिल रही हो। तो इसमें दो भेद होते हैं, एक होता है आपके पास में प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थ में क्या होते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित हुआ प्रेरणा देता हो, उसे प्रथम प्रेरणार्थ कहते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थ में क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को यदि कार्य करवाता हो तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रथम प्रेरणार्थ के कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, इसमें अध्यापक है वो प्रेरणार्थक रूप में कार्य करता है। तो इसमें यानी कि जो करता है वो भी वाक्य में सम्मिलित हो रहा है। दूसरा मैं और लेता हूँ कि माँ बच्चे को गीत गाना सिखाती है। माँ बच्चे को गीत गाना सिखाती है। अब माँ है वो बच्चे को गीत गाना सिखाती है, इसमें माँ है वो कर्ता के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन प्रेरणार्थक के रूप में भी कार्य कर रही है। तो इसमें ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ये हमारे प्रथम प्रेरणार्थक मतलब जिस वाक्य में कर्ता स्वयं भी कार्य करे अतः प्रेरणा के रूप में कार्य करें, उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पढ़े हमने, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापक है यहाँ पर कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि खुद एक प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। और माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो यहाँ पर माँ है वो प्रेरक रूप में कार्य करे हो, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि राम सीता से खाना बनवाता है, तो इसमें राम इंक्लूड नहीं है, लेकिन सीता इसमें कार्य कर रही है, तो किसी दूसरे से कार्य करवाना ये क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मोहन नौकर से काम करवाता है, तो इसमें मोहन खुद तो काम नहीं कर रहा, नौकर से करवा रहा है, यानी कि प्रेरक कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब प्रेरणा दे रहा है। तो ये क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो अब तक हमने क्रम के आधार पर और रचना के आधार पर जो क्रियाएं पढ़ी हैं
उसमें कुछ डिफरेंस देते हैं भाई, कौन कौन सी होती हैं अकर्मक होती हैं, कौन कौन सी सकर्मक होती हैं, कौन कौन सी प्रेरणार्थक होती हैं, कौन कौन सी प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक होती हैं। इसमें सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। और अकर्मक क्रिया के सबसे पहले हम बात करते हैं तो हंसना। अकर्मक क्रिया, कौन कौन सी अकर्मक क्रियाएं होती हैं? तो सबसे पहले होगी हंसना। हंसना के बाद में होगी रोना। रोना, खुलना, चलना और जाना। ये क्या होगी? ये होगी अकर्मक क्रियाएं। दूसरी हम बात करते हैं सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया में सबसे पहले बात करते हैं खाना, पीना, धोना, काटना, लिखना और पढ़ना। ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया। हमने अभी तक 5 क्रिया के बारे में पढ़ा है, अकर्मक, सकर्मक, तात्कालिक, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं के बारे में ध्यान रखना है। और दूसरी हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? हंसाता। मैंने बोला था कि भाई प्रथम प्रेरणार्थक में जो होता है कर्ता होता है, वो मतलब कर्ता वो प्रथम प्रेरक रूप में कार्य करता है। तो हंसाता, रुलाना, खोलना, उड़ाना, चलाना, भेजना, खिलाना, पिलाना, कटाना। काटना क्या होगी? सकर्मक क्रिया। और कटाना क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। फिर धोना क्या होगी? सकर्मक क्रिया। धुलाना क्या होगी? प्रेरणार्थक होगी। फिर कराना, लिखना, लिखना होगी सकर्मक, लिखना होगी प्रेरणार्थक। फिर हो गया पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना होगी जो कि सकर्मक, पढ़ाना होगी प्रेरणार्थक यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करते हैं तो हंसवाना, रुलवाना, खुलवाना, उड़वाना, भिजवाना, पिलवाना, कटवाना, लिखवाना और पढ़वाना। ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक। इनकी द्वितीय प्रेरणार्थ में काम कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता हो, और प्रथम प्रेरणार्थक कर्ता में कर्ता स्वयं कार्य करता हो, और प्रथम प्रेरणार्थक होती हैं। तो अब तक हमने प्रेरणार्थक के बारे में पढ़ते हैं, और आगे जो क्रिया के बारे में बात कर वो क्रिया है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही मूल धातु में उत्पन्न हुए। क्या हो? क्रिया एवं कर्म दोनों एक ही मूल धातु में उत्पन्न हुए हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बच्चे खेल खेलते हैं। इसमें खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई, और खेल क्या हो गया? कर्म हो गया। तो मैंने बताया कि क्रिया और कर्म दोनों एक ही मूल धातु से उत्पन्न हुए हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लगे भाई बच्चे खेल खेलते, इसमें कौन सी क्रिया है? तो सजातीय क्रिया, यानी कि खेलना यहाँ पे क्रिया है और खेल यहाँ पर कर्म है, यानी कि दोनों एक ही मूल धातु से उत्पन्न हुए हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, वह लड़की अच्छी चाल चलती है। यहाँ पे चलना क्या हो गया? क्रिया हो गई, और चाल क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही मूल धातु से उत्पन्न हुए हैं, तो इसमें सजातीय क्रिया होगी। मैं और लिखता हूँ, भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो इसमें लड़ाइयाँ और लड़ी क्या होगी? क्रिया होगी। अच्छा, लड़ाइयाँ
यह क्या हो गई, कर्म हो गई। तो इसमें भी सजातीय क्रिया है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया में दो या दो से अधिक धातुओं का साथ साथ प्रयोग हो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो धातुओं का साथ साथ प्रयुक्त होना क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। जैसे मैं लिखता हूँ वह आ गया, मैंने पत्र पढ़ लिया, मोहन को जाने दो। तो इसमें आ और गया दो धातु हैं, पत्र पढ़ना और लिया, जाने और दो। तो ये क्या है, दो धातुओं का मिश्रण है। तो जिसमें दो धातुओं का एक साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह आ गया, मैंने पत्र पढ़ लिया, मोहन को जाने दो। तो इस सभी में संयुक्त क्रिया है। तो हमारा क्रिया टॉपिक रचना के आधार पर पूरा हो गया है और इसी के साथ क्रिया टॉपिक पूरा हो गया।